नेत्रा हॉल में काम करते करते जब थक गई तो धीरे से उठकर बेडरूम की तरफ चली गई। उसने दूर से ही देखा कि बेडरूम में उसकी सौतेली माँ रचिता और उनकी बेटी रचना मेकअप करने में पूरी तरह से व्यस्त थी। मम्मी, ये शेड मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? थोड़ा लाइट वाला ले लो। मुझे काजल दे दे। आज लड़के वाले भी आने वाले हैं। उन्होंने तुझे पसंद कर लिया तो रानी बनकर राज करेगी। मम्मी, मुझसे ज्यादा तो तुम सज रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे लड़के वाले तुम्हें ही देखने आ रहे हैं। दोनों माँ बेटी के चेहरे पर खुशी छा गई। नेत्रा बेचारी खामोश होकर देखती रही और सुनती रही। उसकी किस्मत तो घर की चार दीवारी में कैद थी। रचना बाहर आ गई। रचना बहन, तुम सचमुच बहुत प्यारी लग रही हो। नजर लगा दिया? मम्मी, मुझे काला टीका लगा दो। ये मनहूस को जब भी देखो कुछ न कुछ गलत तो बोल ही देती है। चल हट जा, अपना काम कर जाके। माँ, शादी में क्या मैं भी चल सकती हूँ? मैं भी चल सकती हूँ? अपनी शक्ल देखी है आईने में? यही रह। घर का सारा काम क्या ऊपर से आकर तुम्हारी माँ करेगी? हम लोग जा रहे हैं। घर का ख्याल रखना। तुम्हारे बाबूजी शादी के हॉल में डायरेक्ट आएंगे। तुम अपना ढका हुआ खाना खा लेना। ताज़ा खाना मत बनाना। हाँ, हम लोग खाकर आएंगे। सारे कपड़े भी धो देना। ठीक है माँ। रचिता रचना को लेकर चली गई और नेत्रा निराश होकर बैठ गई। ऐसा उसके साथ अक्सर ही होता था। अब तो उसे उसकी आदत हो गई थी। फिर भी दुख तो होता ही था। उसके कदम धीरे से बेडरूम की तरफ बढ़ गए। उसने जब मेकअप बॉक्स देखा तो खुश हो गई। उसने सोचा मौका अच्छा है, मेकअप लगा लूंगी तो मेकअप में कैसी लगती हूँ इसका अंदाजा हो जाएगा। उसने प्रसन्न मन से मेकअप का बॉक्स उठाया और उसे जैसे ही खोला तो उसकी खुशी गायब हो गई। चालाक रचना ने मेकअप बॉक्स के अंदर के सारे सामान लॉकर में रख दिए थे। उसने जानबूझकर खाली मेकअप बॉक्स बाहर रख दिया था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई भी मनचाही इच्छा पूरी नहीं होती। चलती हूँ, बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। बेचारी नेत्रा कपड़े धोने में व्यस्त हो गई। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो चहक उठी। उसके मामा राकेश सामने खड़े थे। मामा, नमस्ते। आइए आइए, आराम से बैठ जाइए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नेत्रा बेटा, आराम से तुम मेरे लिए ज्यादा परेशानी मत उठाओ। मामा, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी, अदरक वाली चाय भी पिलाऊंगी। आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल के बाद आपके दर्शन मिले हैं। मेरी गुड़िया, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अपनी प्यारी भांजी से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। बेटा, तू कैसी है? ठीक हूँ मामा। मामा, आप भी माँ की ही तरह बातें करते हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत कमजोर हो गई है। ये सारे कपड़े बाद में धो दूंगी। वॉशिंग मशीन कहाँ है? मेरा हाथ ही मशीन है, वॉशिंग मशीन नहीं है। मेरी प्यारी भांजी हाथ से कपड़े धोती है। चल, मैं तुझे वॉशिंग मशीन खरीद देता हूँ। अच्छा, एक शादी में भी मुझे जाना है। तुझे भी साथ ले चलूंगा। मुझे भी मामा। हाँ हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? नेत्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे माँ की याद आ गई। आज माँ के भाई मामा के कारण पहली बार किसी शादी समारोह में जाने का अवसर मिल रहा था। मामा, मुझे माँ की याद आ गई। पहली बार आपके साथ शादी में चल रही हूँ। घर के सभी लोग शादी में ही गए हैं। माँ और रचना दोनों मेकअप करके गए हैं। मेरी इच्छा मेकअप करने की थी तो डिब्बा खाली निकला। मैं बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा दुख भाग गया। चलो, पहले हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद शादी में चलेंगे। मामा ने अपनी प्यारी भांजी नेत्रा के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, गहने और एक प्यारा सा मेकअप का बॉक्स ले लिया। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी खरीद ली। सब कुछ लेकर आ गए। नेत्रा खुशी से झूम रही थी। अब एक काम कर ले नेत्रा बेटा, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर नए कपड़े और गहने पहन ले, मेकअप कर ले। इसके बाद कार में सवार होकर हम शादी के महफिल में चलेंगे। नेत्रा ने नए कपड़े और गहने पहने और मेकअप कर लिया। वो एक परी की तरह दिख रही थी। उसने जब अपने आप को ध्यान से आईने में देखा तो देखती ही रह गई। उस मेकअप ने जादू कर दिया था। वाह, मेरी भांजी एकदम राजकुमारी लग रही है। काला टीका लगा ले, नजर ना लग जाए। चलो चलते हैं और रंग जमाते हैं। नेत्रा जब अपने मामा के साथ कार की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय पास के पेड़ की बहुत बड़ी डाली टूटकर मामा की तरफ आ रही थी। नेत्रा मामा को बचाने के लिए उन्हें खींचती हुई
उस तरफ बढ़ गई और पेड़ की डाली वहाँ से हटकर दूसरी जगह गिर गई। मामा, आप ठीक है ना? मैं तो डर ही गई थी। बेटा, तुम बीच में क्यों आई? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। उस समय सचमुच ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो गया है। नेत्रा और उसके मामा साफ बच गए थे। उन दोनों को इस बात का बड़ा आश्चर्य भी हुआ। मामा अपनी भांजी नेत्रा को लेकर जब शादी समारोह में पहुँचे तो वहाँ पर नेत्रा के बाबूजी और माँ के साथ रचना भी उपस्थित थी। रचिता माँ को गुस्सा आया, लेकिन मामा के साथ नेत्रा को देखकर वो खामोश हो गई। नेत्रा को देखकर रचिता और रचना दोनों चौंक गए। रचिता जिस लड़के से अपनी बेटी रचना का विवाह कराना चाहती थी, उसके घर वालों ने नेत्रा को पसंद कर लिया। वो लड़का तो उस पर लट्टू हो गया। लड़के के पिता ने नेत्रा के पिता से बातचीत की। भाई साहब, आपकी बेटी नेत्रा हमारे परिवार में सबको बहुत पसंद आई। यदि आप इजाजत दे तो मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है। मैं तैयार हूँ। मैं आपकी बराबरी का तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी क्षमता भर में आप लोगों की सेवा अवश्य करूँगा। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए। भाई साहब, मेरी भी इकलौती भांजी है। मैं भी इसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शादी होगी और धूमधाम से होगी। रचिता और रचना दोनों जल भून कर रह गए। नेत्रा की शादी बड़े धूमधाम से उस योग्य लड़के के साथ हो गई। इस तरह से नेत्रा के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। के लिए बाजार की तरफ चल पड़ते हैं और आज और भी दिनों से ज्यादा दाम में टोकरी बिकती है। माँ, आज तो टोकरियों के दाम ज्यादा मिले हैं, इससे पहले ज्यादा दाम नहीं मिले थे। हाँ, तू सही कह रही है। तूने इतनी अच्छी टोकरियाँ जो बनाई हैं, वह तो ज्यादा दाम में ही बिकनी थी। यह सब तेरी मेहनत है। पर माँ, यह टोकरी मैंने नहीं, आपने बनाई है। मैं जब सुबह उठी तो मुझे यह टोकरी बनी हुई दिखी थी
और बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई थी। नहीं नहीं, मैंने कोई टोकरी नहीं बनाई, मुझे इतना वक्त कहाँ। यह टोकरी तूने बनाई है और तू भूल गई। राधा के मन में उथल पुथल मच जाती है और वह सर पकड़कर सोचने लगती है, आखिर टोकरियों का राज क्या है। यह टोकरी मैंने फेंकी तो फट्टा बन गया, और टोकरी अपने से और इतनी मजबूत बनी है कि फटाफट बिक भी गई। कहीं ये सब जादू की वजह से तो नहीं हो रहा है। शायद जो बूढ़ी माँ सूत का धागा देकर गई थी, कहीं यह उसी का चमत्कार तो नहीं, कहीं वह धागा जादुई तो नहीं। राधा अपनी माँ को आवाज लगाती है और सुमन को सारी बातें बताती है और कहती है कि वह धागा जादुई है। सुमन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर माँ आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप देखिए, मैं टोकरी में बहुत सारे पत्थर भरूंगी और टोकरी ना ही टूटेगी ना ही मुड़ेगी, तो हुई ना जादुई, और ये पानी में भी नहीं गलेगी। और राधा और सुमन को सारी चीजें करके दिखाती है। फिर सुमन को उसकी बातों पर भरोसा होता है। अब वह सूत के धागे से टोकरियों का व्यापार बढ़ाने लगती है और उसके घर के हालात सुधरने लगते हैं। बेटा, अब तो हमारे घर के हालात सुधर गए हैं। यह सब तेरी ईमानदारी और सच्चाई का नतीजा है। जो आज हम इस मोड़ पर हैं, सब ठीक हो गया है। उधर उनका एक पड़ोसी सेठ, जो उनकी कामयाबी से जलता था, वह सोचने लगता है कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सुमन और राधा ने ऐसा क्या कर दिया कि आज उनके वारे न्यारे हो रहे हैं। इसका तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। सेठ हमीरचंद उन्हें बहला फुसलाकर पूछता है, हमीरचंद, ऐसा क्या है कि तुम दिन भर दिन अमीर होते जा रहे हो? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है या जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? हमारे पास एक जादुई धागा है जो सब सही कर देता है, कोई भी बिगड़ा काम को सुधार देता है। हमीरचंद, अगर तुमने मुझे वो धागा ला कर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अमीरचंद लालच में आकर हाँ कह देता है और उसको चुराने के लिए चल देता है। सही है ना? इस धागे से मेरी बेटी को मेहनत करनी पड़ रही है और सेठ मुझे बिना मेहनत के पैसा दे रहा है, तो ये भी भगवान की ही इच्छा होगी। इसको चुराकर मैं सेठ को दे देता हूँ, जिससे हमें बिना मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही वह धागे को हाथ लगाता है, उससे आवाज आती है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूँ। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। और उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। तभी उसे जादुई धागे का ख्याल आता है और वह उसे लेकर वहाँ आता है। धागे, ओ धागे, सच में मेरी बेटी ने तुझसे जादू बताया है। आज मेरी बेटी मुसीबत में है, उसकी मदद करो। यह कहकर धागे को कुएं में डालता है। धागा और मजबूत बन जाता है। राधा धागे को पकड़कर कुएं के ऊपर आती है और अमीरचंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, धागे, सूत के धागे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें लालच में आकर चुराने की कोशिश की और तुमने मेरी बेटी की रक्षा की। आज के बाद कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब राधा का परिवार बहुत सी टोकरियां बनाकर बेचता है और जरूरतमंदों की सहायता भी करता है। इसी तरह वह अपने जीवन में
लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। हाँ राजू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब कल का क्या होगा पता नहीं, पर आज के पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। राजू की माँ और बाकी औरतें बगल वाले गांव से पानी भरकर अपने घर जाती हैं। सूखे की वजह से गांव की नदी सूख गई थी और अब तो पास के गांव वाले ने भी पानी देने से मना कर दिया था। पूरा गांव चिंता में यह रात निकाल देता है। जब राजू सुबह उठता है तो एक नजारा देखकर दंग रह जाता है। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या है। अरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? माँ देखो, ये मटका अभी भी पूरा भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे यह कैसे हो सकता है? मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि मटके का आधे से ज्यादा पानी मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। एक काम करते हैं, इसका पानी एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। राजू की माँ मटके का सारा पानी दूसरे बर्तन में डाल देती है। वो फिर मटके में देखती है तो चकित रह जाती है। अरे यह कैसे हो रहा है? इससे पानी निकाल रही हूँ फिर भी मटका पूरा भरा है। यह कोई साधारण मटका तो नहीं लगता। इतने में मटके से एक आवाज बाहर आती है। मैं एक साधु की आत्मा बोल रहा हूँ। मैं कई सालों से इसी स्थान पर तपस्या कर रहा था जहाँ पर तुम्हें यह मटका मिला। काफी आयु होने के बाद मैंने समाधि ले ली और मेरा सारा पुण्य इस मटके में आ गया था। यह मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इस गांव में पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही थी। इसीलिए जब भी समस्या आए तो इस मटके के मदद से गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाए। पर इस मटके का लाभ सिर्फ तुम अपने पास तक सीमित मत रखना। प्रत्येक गांव वासी को इसका लाभ कराइए और सबकी प्यास बुझाइए। महर्षि, हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसे मटके में आकर आपने हम सभी गांव वासियों का कल्याण कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर गांव वासी को आजीवन इस मटके से जल देती रहूंगी। राजू बेटा, जाकर सभी गांव वालों को यहाँ बुला कर लाओ ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, भूलना मत, सबको अपना मटका साथ लाने के लिए कहना। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। राजू पूरे गांव में जाता है और सभी को अपने अपने मटके लेकर आने के लिए कहता है। कुछ ही समय में पूरा गांव राजू के घर पहुंच जाता है, परंतु सभी को मटके लेकर क्यों बुलाया गया है यह चीज उन्हें पता नहीं होती है। राजू की माँ, आपने हम सबको मटके लेकर क्यों बुलाया है? क्या आपके पास पानी का प्रबंध करने की कोई तरकीब है? हमारे घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है। आपको याद है कल जो मटका मुझे मिला था और जिसमें मैं पानी भर कर लाई थी, वह कोई आम मटका नहीं है, बल्कि एक महर्षि के पूरे जीवन का पुण्य है उस मटके में, और वह जादुई मटका है। यही नहीं, उस मटके का पानी खत्म ही नहीं होता और बहुत ही स्वच्छ रहता है। अब से आजीवन उस मटके की मदद से हम हमारे गांव की पानी की समस्या दूर कर लेंगे। आप सभी कोई भी समय उस मटके से पानी भरने आ सकते हैं। इस प्रकार जादुई मटके की मदद से पूरे गांव के पानी की समस्या सुलझ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।